ह्यूमनॉइड क्रिएचर्स के इल्यूजनरी शैडोज चैंगी के दिमाग में उभर आए और उसने अपने हाथ में रखे रूबी को जोर से पकड़ लिया। यांग शिनशिन ने आगे बढ़कर उसका हाथ खींच लिया। भाई घबराओ मत, एनर्जी स्टोन्स का इस्तेमाल एक स्पेशल मेथड से होता है। अगर तुम बस हाथ में पकड़ोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जैंगी ने अपनी मुट्ठी ढीली की और रूबी को वापस रख दिया। मैं अभी के लिए ये सब समझ गया हूँ। तो जो सबसे क्रिटिकल प्रॉब्लम हमने पहले डिस्कस किया था उसका सोल्यूशन है क्या? यांग शिनशिन ने सर हिलाया। बिल्कुल, ये तो हमारे रिसर्च का टॉप प्रायोरिटी है। जो चीज़ें यांग शिनशिन ने पहले बताई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी के वक्त में उनका कोई यूज़ नहीं है। जैंगी एक प्रैग्मेटिस्ट है और उसकी सबसे बड़ी कंसर्न ये है कि करंट प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ऑफ कोर्स मैकेनिकल लाइफ फॉर्म के डिफेंसिव फोर्स फील्ड को तोड़ने का तरीका ढूंढना। वो चीज़ उसके लिए एक बड़ा हेडेक बन गई है। अगर डिफेंसिव फोर्स फील्ड ना होता तो एक सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म भी उसके सामने बस एक मजबूत आयरन लंप होता और उसे डील करना इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन डिफेंसिव फोर्स फील्ड की वजह से उसके ज़्यादातर अटैक मेथड्स बेकार हो जाते थे। अभी तो थोड़ा इजी है, आखिर एक बिशप लेवल म्यूटेंट होने के नाते वो हार्ड कॉम्बैट करके सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म को हरा सकता है। लेकिन उसे पता था कि जल्दी या देर से वो और भी पावरफुल बीइंग्स का सामना करेगा। ये वही ह्यूमनॉइड क्रिएचर है जो एलेक्सी ने मेंशन किया था, जो कैरन सिटी के गिरने वाले दिन नजर आया था। सोचो अगर दोनों साइड के पावर इंडेक्सेस लगभग सेम हो, लेकिन एक के पास ऐसा शील्ड हो जो अपोनेंट के ज़्यादातर अटैक्स को ऑफसेट कर दे, तो क्या इस बैटल में कोई सस्पेंस बचेगा? बिल्कुल सही, जैंगी का डायमेंशनल गेट भी कुछ ऐसा ही है और ये उसकी सबसे कोर एबिलिटी है। इसीलिए जैंगी किसी और से ज़्यादा अच्छी तरह समझता है कि डिफेंसिव फोर्स फील्ड कितना ख़तरनाक है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो अगला बैटल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यांग शिनशिन ने अपने छोटे से हाथ उठाए और उसकी ब्लैक जेमस्टोन जैसे प्यूपिल में सितारे चमक रहे थे। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, शिनशिन को सबसे अच्छी तरह पता है मेरे भाई को क्या चाहिए। उसने लू कैरन की तरफ आंख मारी, जो वर्क बेंच के नीचे हाथ दबाकर एक बॉक्स निकाल लाई। उसे खोला और जैंगी के सामने रख दिया। समय बहुत अर्जेंट है। हमने टेम्पररी टारगेट डिफेंस ब्रेकिंग बुलेट्स बनाई है जो डिफेंस फील्ड के मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड है। भाई, तुम इन्हें अपने साथ रखो। अगली बार जब तुम्हें ऐसे बड़े दुश्मन का सामना हो तब तुम इन बुलेट्स का यूज़ करके डिफेंस फील्ड को तोड़ सकते हो। मैं इसे शील्ड ब्रेकर कहती हूँ। जैंगी ने बॉक्स उठाया जिसमें 100-200 के आसपास सिल्वर बुलेट्स थी। उसने एक बुलेट उठाई जो सिर्फ 5 सेंटीमीटर के आसपास की थी। जैंगी ने क्यूरियस होकर पूछा, इतनी छोटी बुलेट में कितनी एनर्जी हो सकती है जो डिफेंसिव फील्ड को तोड़ दे? लू कैरन मुस्कान के साथ समझाती है, डिफेंसिव फोर्स फील्ड एक स्पेशल फोर्स फील्ड स्ट्रक्चर है और ये बुलेट एक डिसरप्टिव फील्ड रिलीज करती है जो डिफेंसिव फोर्स फील्ड में फ्लॉस पैदा करती है और इसे तोड़ना आसान बना देती है। सिंपल शब्दों में ये एक छोटी सी चिंगारी है जो लकड़ी के शील्ड को जला सकती है। जैंगी ने कंधे उचकाए। मुझे प्रिंसिपल समझ नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हारी एबिलिटी पर भरोसा करता हूँ। फिर लू कैरन ने कहा, बाद में हम इस डिफेंस फोर्स फील्ड को एक्सोस्केलेटन आर्मर और स्नो आउल पर भी लोड करेंगे। जैंगी बोला, मैं अभी एक सुंदर फ्यूचर इमेजिन करने की जल्दी में नहीं हूँ। पहले उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं जो हमें अगले कदम में फेस करनी है। फ्रेमॉन्स के एग्जीक्यूटिव जो बोधाका के लीड में है और दूसरे देशों के एलियन ऑर्गेनाइजेशन को सोचकर जैंगी की आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गई। जल्द ही कुछ मज़ेदार होने वाला है। उसे पता था कि बोधाका ऐसा आदमी नहीं है जो बस अपने हाल में खुश रहे। अब जब दुनिया के सबसे बड़ी फोर्सेस की एलियन आर्मीज एक जगह इकट्ठा हो गई हैं तो वो ज़रूर कुछ अजीब करेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे जैंगी ने गेस किया था। जब अलग अलग देशों के इनह्यूमन ट्रूप्स फ्रेमॉन्स में आए तो ये सच था कि फ्रेमॉन्स में अभी भी मैकेनिकल लीजन एक्टिविटीज़ के बहुत सारे ट्रेसेस थे, लेकिन फ्रेमॉन्स ने इस बारे में चुप रहना शुरू कर दिया और पहले जैसे एंशियस नहीं रहा।
जो एक समय में एक ह्यूज क्राइसिस था, अब फ्रेमोन्स के हाथ में एक बार्गेनिंग चिप बन गया था। उस दिन फ्रेमोन्स की तरफ से बोधाका ने अलग अलग देशों के एलियन टीम्स को इनवाइट किया और एक मीटिंग बुलाई। सब लोग ये देखना चाहते थे कि फ्रेमोन्स का एटीट्यूड क्या है, इसीलिए सब मीटिंग प्लेस पर गए। जैंगी चाहे अकेला लग रहा था, लेकिन असल में उसने सबको शैडो स्पेस में ले लिया था और अपने साथ रखा था। आखिर कोई गारंटी नहीं थी कि मीटिंग में कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, इसीलिए सब हेल्पर्स को साथ ले जाना सेफेस्ट था। जैंगी जब वेन्यू पर पहुंचा तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे कॉन्फ्रेंस हॉल तक गाइड किया। अंदर एक सर्कुलर टेबल था जो बहुत बड़ा एरिया कवर करता था और एक साथ 20 से 30 लोगों को अकोमोडेट कर सकता था बिना भीड़ लगाए। टेबल के पीछे क्लासिकल माहोगैनी सोफा चेयर की रो लगी हुई थी। रूम की रोशनी ज्यादा ब्राइट नहीं थी, सिर्फ टेबल एरिया ही लिट था। जब जैंगी वहां आया उसने कुछ फेमिलियर चेहरे देखे। इंदिरा और गाओचेंगकोंग भारत से, न्यूटन कोलंबिया से, लेकिन किसी वजह से उसके पास एक वाइट लैब्राडोर बैठा था। वो आदमी चेयर पर बैठा था, एक सीरियस फेस के साथ, दोनों हाथ टेबल पर थोड़ा चिन उठाकर, और उसके चेहरे पर एक गंभीर लुक था। न्यूटन ने पेट कब रखा? जैंगी को याद नहीं था कि उसके पास ऐसा कोई आदमी था, इसीलिए उसने इंटेलिजेंस सिस्टम के थ्रू उस क्रिएचर की इंफॉर्मेशन सर्च की और जो रिजल्ट उसने देखा उससे वो हैरान हो गया। ब्रायन ग्रिफिन, कोलंबियन इन ह्यूमंस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर, नेचुरल साइंस सोसाइटी। ग्रिफिन ब्रायन एक मशहूर कोलंबियन राइटर का नाम है। कोलंबिया की हिस्ट्री छोटी होने की वजह से उनके एलियंस के कोड नेम सिर्फ उन्हीं हिस्टोरिकल फिगर्स से लिया जा सकते हैं जो आउटस्टैंडिंग रहे हैं, जैसे न्यूटन और लियोनार्डो दा विंची। लेकिन ये पहली बार था जब जैंगी ने एक अजीब डॉग देखा जिसका कोड नेम एक राइटर जैसा था। डॉग की इंसानी जैसी पोस्चर देखकर जैंगी थोड़ा सा हैरान हो गया। शुरू में उसने ये भी सोचा कि ब्रायन शायद फ्रॉग जैसे एक ऑर्क टाइप एबिलिटी यूजर है जिसका इरिवर्सिबल बीस्ट फॉर्म म्यूटेशन हो चुका है, लेकिन इन्फॉर्मेशन क्लियरली दिखाता है कि ये वाकई एक डॉग ही है। फ्लावर भी एक स्ट्रेंज बीस्ट है, लेकिन वो कभी इंसान जैसी हरकतें नहीं करता, इसीलिए ब्रायन की अपीयरेंस ने जैंगी को मजबूर कर दिया कि वो उसे कुछ और देर तक देखता रहे। इन लोगों के अलावा जैंगी ने और भी अलग अलग देशों के अजीब लोगों को देखा। हर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहे थे और एक गेज ने जैंगी को ऐसा महसूस कराया जैसे उस पर तलवार तनी हो। उसे पता था कि वो गेज कहाँ से आ रही है। ऐसे ओकेजन में किसी को बिना छुपाए देखना खुद में एक ऑफेंसिव बिहेवियर है, जब तक दोनों के बीच कोई खास ग्रज ना हो। जैंगी ने देखा और सामने था किंग आर्थर, ब्रिटेनिया से। वो शक्तिशाली और स्ट्रॉन्ग लगता था, लेकिन वो एक मस्कुलर आदमी जैसा नहीं था। कैजुअल क्लोथ्स में भी जब उसके हाथ कैजुअली सामने ड्रेप थे, तब भी उसके बॉडी में छुपी टेरिफाइंग पावर महसूस की जा सकती थी। जैंगी ने हर तरह के लोग देखे हैं, जिनमें से बहुत मास्टर्स भी रहे हैं। एक आदमी की स्ट्रेंथ उसके अपीयरेंस से पहचानी जा सकती है। एक स्ट्रॉन्ग मैन का टेम्परामेंट काउंटलेस ब्लडी बैटल से कल्टीवेट होता है। दिल से आने वाली सेल्फ कॉन्फिडेंस और प्राइड को छुपाना मुश्किल होता है। किंग आर्थर ने उसे देखा और जैंगी ने भी उसकी तरफ देखा। दोनों की नजरें हवा में टकराई। वहां कोई मर्डरस इंटेंट नहीं था, ना ही हॉस्पिटैलिटी, बस एक स्क्रूटिनी थी जो एक स्ट्रॉन्ग के लिए होता है। जैंगी थोड़ा सरप्राइज था किंग आर्थर की आंखों की कामनेस देखकर। शायद वो बॉस की जिंदगी या मौत की परवाह नहीं करता, लेकिन जैंगी से लड़ने की इच्छा उसकी आंखों में पूरी तरह से दिख रही थी। जैंगी ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी, फिर एक खाली सीट ढूंढकर बैठ गया। जैंगी सबको देख रहा था और सब भी जैंगी को देख रहे थे। आज जैंगी का नाम केओस पूरे दुनिया में जाना जाता है। सबसे क्रूशियल पॉइंट ये था कि उसने भारत में घुसकर 8 ट्राइब्स को उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं दी। ये इंसिडेंट ही काफ़ी था सबको ये रिकॉग्नाइज करने के लिए कि हुआक्शु किंगडम का नया टॉप पावर हाउस कौन है। जैंगी बैठने के बाद चुपचाप फ्रेमोन्स के लोगों का इंतजार करने लगा। सब अलग अलग देशों से आए थे और उनमें से ज़्यादा ओवरलैप नहीं था।
कुछ तो एक दूसरे के हॉस्टाइल भी थे, इसीलिए बात करने का कुछ था ही नहीं। सब बस ये देखना चाहते थे कि फ्रेमॉन्स क्या कहने वाले हैं। आखिर फ्रेमॉन्स के सप्लाईज और इंटेलिजेंस के बिना उनके लिए इस लैंड में कुछ करना मुश्किल था। जैंगी एक चेयर पर बैठा था, ज्यादा दूर नहीं। न्यूटन और ब्रायन भी थे। ब्रायन शुरू से ही चुपचाप जैंगी को देख रहा था जब से वो रूम में आया था। उसने इधर उधर देखा जैसे वो किसी चीज से स्ट्रगल कर रहा हो, और फिर फाइनली एक डिसीजन लिया। चेयर से कूद कर नीचे आया और जैंगी के सामने खड़ा हो गया। हे केओस, हाय, मेरा नाम ब्रायन है। उसने अपने 2 पॉज फैला दिए और अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती वाली मुस्कान लाई। जैंगी ने अपनी नजरें उसकी तरफ घुमाई। भले ही उसे नहीं पता था कि वो डॉग क्या करने वाला है, फिर भी उसने कहा, हेलो। ब्रायन बोला, मैं तुम्हारी कहानियां सुन चुका हूँ, तुम बहुत कूल आदमी हो, और मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक जायंट बिच है। जैंगी ने हैरानी से कहा, सबसे पहले मुझे ये कंफर्म करना होगा कि तुमने जो वर्ड कहा वो गाली के तौर पर यूज नहीं हुआ। ब्रायन ने तुरंत समझाया, नहीं नहीं, जब मैंने बिच कहा तो मेरा मतलब लिटरली था। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं अभी एक स्मार्ट और एलिगेंट मेल डॉग हूँ, और मैं एक एडल्ट मेल डॉग हूँ। मेरे जैसे लोग डॉग वर्ल्ड में वही स्टेटस रखते हैं जो आइंस्टाइन इंसानों के वर्ल्ड में रखते हैं। मैं उन स्टूपिड अनइवॉल्व्ड फेलोज को नीचा समझता हूँ। वो मुस्कान के साथ आगे आया, जैंगी के लेग को अपने एल्बो से पोक किया और फिर अपनी आईब्रोज उठाई। लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक म्यूटेंट फीमेल डॉग है। जैंगी ने सोचा, म्यूटेंट डॉग? उसके पास वाकई एक थी, बेबे, जो शिंग टियान की बेटी ने रेस की थी। हे, क्या वो बिच है? जैंगी ने अपनी थोड़ी को छुआ और कहा, मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया। बकवास, मैं क्यों उस बात की परवाह करूंगा। उसने ब्रायन की तरफ शक से देखा। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास एक बिच है? ब्रायन ने अपने हाथ पीछे कर लिए और गर्व से बोला, मैं शिंग आइलैंड गया था, वहां मैंने उसकी स्मेल ली। मेरा नोज बहुत सेंसिटिव है। मैं उसके यूरिन से भी इमेजिन कर सकता हूं कि वो कैसी दिखती होगी। जैंगी ने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा। अब ये कंफर्म हो गया था कि ये डॉग एक पर्वर्ट है। ब्रायन जैंगी की नजर से थोड़ा हर्ट हो गया। अरे यार, क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे दिल में एक पर्वर्ट हूं? नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसने अपने पॉ से अपने चेस्ट पैट किया और गुस्से से बोला, इंसान के मोरल स्टैंडर्ड्स का यूज करके एक डॉग को जज मत करो। अगर मैं स्ट्रीट पर पी करूं या यहीं कर दूं तो कोई गलत नहीं सोचेगा। न्यूटन, जो ज्यादा दूर नहीं था, अब इस स्टूपिड डॉग को बर्दाश्त नहीं कर पाया। बस ब्रायन, अगर तुम यहाँ पी करोगे तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। ब्रायन ने घूमकर उसकी तरफ दांत दिखाते हुए गुस्से से देखा। न्यूटन, चुप रहो। तुम्हारे पास ब्लोन ब्यूटीज हैं जिनकी बॉडीज अमेजिंग है, लेकिन मैं एक ऐसी बिच ढूंढना चाहता हूँ जो मेरी सोल के साथ कम्युनिकेट कर सके। तुम्हें पता है ये कितना मुश्किल है? ये कहकर उसने अपना चेहरा कवर कर लिया और रोना शुरू कर दिया। प्रोफेसर दा विंची, उसे समझ ही नहीं है कि एक बेचारा मेल डॉग को इंसान से ज्यादा विजडम और डेप्थ ऑफ थॉट्स देना कितना क्रूअल है। मीटिंग रूम का एटमॉस्फेयर, जो पहले बहुत सीरियस था, अब ब्रायन की मैडनेस की वजह से थोड़ा सा वियर्ड हो गया। कहाँ गया वो प्रॉमिस्ड मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड टॉप सुपर ह्यूमंस? यार, तुमने इसे सर्कस बना दिया है। ठीक है ब्रायन, सीधी बात यह है कि तुम एक म्यूटेंट बिच को पाना चाहते हो, है ना? जैंगी ने ब्रायन की तरफ इंडिफरेंस से देखा। ब्रायन तुरंत सीरियस टोन में बोलता है, तुम ऐसे वल्गर शब्द कैसे कह सकते हो? मैं एक राइटर हूं जिसका थॉट और सोल बहुत हाई लेवल का है। जो मैं चाहता हूं वो एक सोलमेट है। जैंगी ने कुछ स्नीयर किया। बस सोलमेट्स? अगर ऐसा है तो मैं कंसिडर कर सकता हूं तुम्हारी मदद करने का। ब्रायन की आंखों में तुरंत छोटे सितारे चमकने लगे। वो जैंगी के पास दौड़ कर गया। अपने 2 फ्रंट पॉज से जैंगी की थाइस को पकड़ लिया और उसकी टेल एक छोटी इलेक्ट्रिक फैन की तरह हिलने लगी। सच में? मुझे पता था तुम अच्छे इंसान हो। जैंगी ने उसकी तरफ हाफ क्लोज्ड आईलिड के साथ देखा। कैजुअली एलियन स्पेस से एक बॉटल ऑफ वाटर निकाली और सिप लिया। वैसे मेरा डॉग 3 मीटर से ज्यादा लंबा है। मतलब अगर पोस्चर से जज करो तो उसकी लेंथ 5 मीटर से भी ज्यादा है। अगर तुम वाकई कुछ करना चाहते हो तो बस एक लैडर लेना काफी नहीं होगा। और
जैंगी की नज़र उसकी बेचारी सी आंखों से होते हुए धीरे धीरे उसके 2 हिंड पॉज के बीच स्पेस पर गई। ये प्रोपोर्शंस बिल्कुल असामान्य है। ब्रायन कुछ महसूस कर रहा था, जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसने अपना सर पकड़ लिया और रोना शुरू कर दिया। ओह माय गॉड, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो प्रोफेसर दा विंची? मैं तो बस एक ऑर्डिनरी वाइल्ड डॉग बनना पसंद करता। कम से कम मैं वो मजा ले सकता जो एक मेल डॉग लेना चाहता है। ब्रायन ने अपना चेहरा कवर कर लिया और कड़वी रूह से रोना शुरू कर दिया। आखिर में न्यूटन और बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो आगे आया, उसके एक हिंड लेग को पकड़कर पीछे खींच लिया। ठीक है, इतना इजी नहीं है एक बड़ा कार ड्राइव करना। अगर ये काम नहीं करता तो मैं वापस जाकर तुम्हारे लिए एक रोबोट डॉग बना दूंगा। मैं एक नोबल डॉग राइटर हूँ। जो मैं चाहता हूँ वो एक बिच है जिसमें सोल हो। ब्रायन अपनी सीट पर वापस गया, टेबल पर लेट गया और जोर जोर से रोने लगा, बिना ये नोटिस किए कि आसपास के लोग उसे देख रहे हैं। ये देखकर जैंगी बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। लेकिन जैसे उसने कहा था, इस वक्त वो कह सकता था कि ब्रायन एक डॉग है और एक डॉग के साथ मीन होना इंसान को पिटी दिखाता है। फिर भी जैंगी ब्रायन को अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा। कोलंबिया का नेचुरल साइंस एसोसिएशन दुनिया के मेजर सुपर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है और जो लोग उसमें शामिल होते हैं वो सभी पावरफुल होते हैं और उनके पास स्पेशल एबिलिटीज होती हैं। और ऊपर से ब्रायन न्यूटन के साथ इस मीटिंग में शामिल हो रहा था। थोड़ी देर बाद फ्रेमोन्स के लोग वहां आ गए। मुराना, जो गॉडेसेस ऑफ विंटर है और कॉम्बैट पावर के पिनाकल पर है, वो नहीं आई। उसकी जगह एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेटिव, फिशिंग और हंटिंग का गॉड बोधाका आया। कहा जाता है कि पावरफुल गॉडेसेस ऑफ विंटर ज्यादा बोलती नहीं। वो एक पैशनेट वॉर मॉन्गर है जो ज्यादा अपने हाथों का यूज करती है, ना कि अपने मुंह का। बोधाका वेन्यू के सेंटर में आया और दुनिया के टॉप लोगों की तरफ देखा जो वहां मौजूद थे। उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान थी। ये सोचकर कि दुनिया के टॉप पावर हाउसेस फ्रेमोन्स के लिए काम करेंगे, वो बहुत खुश था। फिर एक पोलाइट ओपनिंग स्टेटमेंट हुआ, कुछ प्लीजेंटरीज के साथ, और सब लोग काम नजर आए। सबको पता होगा कि फ्रेमोन्स की लैंड पर एक पावरफुल मैकेनिकल सिविलाइजेशन उभर आई है। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजिकल पावर है जो ह्यूमन सिविलाइजेशन से 100 साल आगे है। हुआक्शू और भारत इसे पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं और उन्होंने मैकेनिकल सिविलाइजेशन के साथ बैटल में प्रीशियस सिविलाइजेशन मटेरियल्स भी हासिल की है। इंदिरा का चेहरा थोड़ा अगली लग रहा था। उसने बोधाका की तरफ गहरी नजर डाली और उसकी आंखों में एक रिजेंटमेंट की झलक थी। जैंगी काम रहा और देखना चाहता था कि बोधाका कैसा परफॉर्म करेगा। बोधाका ने आगे कहा, अगर हम इस एडवांस सिविलाइजेशन की पावर को हासिल कर ले तो ह्यूमन टेक्नोलॉजी में हम बहुत बड़ा प्रोग्रेस कर सकते हैं। यहाँ मौजूद सभी लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि इस हंट में शामिल हो रहे हैं। अगले कुछ समय में तुम्हें फ्रेमोन्स की मदद मिलेगी ताकि तुम उन मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को हंट कर सको। ये बातें पूरे मैटर की लॉजिक को उल्टा कर देती है। पहले फ्रेमोन्स ने दूसरे देशों से मदद मांगी थी, लेकिन अब ये लग रहा था कि दूसरे देश फ्रेमोन्स के पास फायदा लेने आए हैं और फ्रेमोन्स एक जेनरस इंसान बन गया है जो उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा है। एलियंस के रिप्रेजेंटेटिव के चेहरों पर अलग अलग एक्सप्रेशन थे, कुछ सरकास्टिक, कुछ डिसडेनफुल और कुछ बहुत ही सोलमन। इस ग्रुप में सिर्फ एक आदमी था जिसका एक्सप्रेशन शुरू से एंड तक बिल्कुल काम था, जैसे कुछ भी हो रहा है उसे कुछ लेना देना नहीं है। वो एक रेड रोब पहना था, उसके लंबे काले बाल उसका चेहरा कवर कर रहे थे, लेकिन बैंग्स के नीचे छुपी हुई आंखें कभी कभी एक गहरी रोशनी दिखाती थी। होली सी का कार्डिनल आर्नोल्ड ओलिव। जैंगी ने उसकी तरफ सबकॉन्शियसली देखा क्योंकि उसकी नज़र किंग आर्थर पर भी थी, एक अपोनेंट जिसे वो फ्यूचर में ज़रूर लड़ने वाला था। और उसे महसूस हुआ कि ओलिव और किंग आर्थर के बीच एक सटल एटमॉस्फेयर भी है। शायद ये उनके यूरोप के इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं। जैंगी को उसमें इंटरेस्ट नहीं था। उसके दिल में जंगजेंग चर्च के लिए कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं थी। वुलुआन एम्पायर के साथ बैटल में हुआक्शू किंगडम ने जंगजेंग चर्च को हेल्प के लिए लेटर भेजा था, लेकिन उनके रीइंफोर्समेंट्स कभी नहीं आए। स्टेज पर बोधाका की बातों से बहुत लोगों में डिससैटिस्फैक्शन पैदा हो गया। राउंड टेबल पर एक मिडिल एज्ड आदमी
जिसका बड़ा बियर्ड था और बाल स्लिक्ड बैक थे, मुस्कान के साथ बोला, मिस्टर बोधाका, आपकी बात बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्लियर है कि हमारे देशों के एलियन ट्रूप्स आपके हेल्प के लेटर पर यहाँ आए हैं, तो अब आपका टोन क्यों बदल गया है? बहुत लोगों के चेहरे पर लीजरली स्माइल्स थे। भले ही उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें बोधाका पर थी और सबके दिल में एक ही बात चल रही थी। बोधाका ने अपने होठों के कोने उठाए। आखिर सिचुएशन बदलती रहती है। उसने अपने हाथ टेबल पर रखे और धीरे से बोला, क्राइसिस और अपॉर्चुनिटी एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। मैकेनिकल सिविलाइजेशन का इन्वेजन भी ह्यूज बेनिफिट्स ला सकता है। मुझे लगता है यहाँ मौजूद सभी लोग और उनके देश अपने साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ को एनहांस करने का मौका मिस नहीं करना चाहते। आखिर इन क्रूअल टाइम्स में फोर्स ही सब कुछ है। जो बियर्डेड आदमी अभी बोला था वो रोम का इनह्यूमन था, जुपिटर द गॉड ऑफ लाइट। उसने बोधाका की अपीयरेंस देखी और महसूस किया कि यह आदमी बहुत एरोगेंट है। लेकिन ये मत भूलो, अगर हमारे देशों की मदद ना होती तो क्या फ्रेमोन्स करंट क्राइसिस में सरवाइव कर पाता? जैंगी ने अपना सर उठाया और बोधाका की तरफ मुस्कान के साथ देखा। सबको पता था कि मैकेनिकल सिविलाइजेशन कितनी पावरफुल है। फ्रेमोन्स के पास उससे compete करने की एबिलिटी नहीं है। बोधाका ने फेंट स्माइल के साथ लीजरली टोन में कहा, फ्रेमोन्स बहुत बड़ा है और उन मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स का गोल हमारे देश और सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करना नहीं है, इसलिए फ्रेमोन्स एक्सटेंशन के डेंजर में नहीं है। जैंगी ने फिर अचानक कहा, फिलहाल के लिए बस इतना ही है। बोधाका ने जैंगी की तरफ देखा और बाकी लोग भी सुनना चाहते थे कि ये वर्ल्ड फेमस एलियन फ्रॉम हुआक्शु किंगडम क्या कहने वाला है। जैंगी ने बोधाका की तरफ हाफ स्माइल के साथ देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम गारंटी कर सकते हो कि मैकेनिकल सिविलाइजेशन एक दिन फ्रेमोन्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा? बोधाका का चेहरा अचानक डार्क हो गया। किसी को नहीं पता कल क्या होगा। आखिर किसी को नहीं पता कि मैकेनिकल सिविलाइजेशन के सडन अपीयरेंस का पर्पस क्या है। जुपिटर मुस्कान के साथ बोला, इसीलिए हमें एक साथ काम करना होगा। हम यहाँ फ्रेमोन्स की मदद करने आए हैं, मैकेनिकल सिविलाइजेशन के क्राइसिस को डील करने के लिए, और ये नेचुरल है कि हमें उसके करस्पॉन्डिंग रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए। बोधाका ने अपनी आवाज़ ऊंची की, ये फ्रेमोन्स की ज़मीन है, चाहे तुम इनवाइटेड गेस्ट हो, तुम्हें होस्ट की विल को ओबे करना होगा। बोधाका और बाकी लोगों के बीच थोड़ी बहस के बाद सबने एक दूसरे की बॉटम लाइन टेस्ट की। आखिर में उसने फ्रेमोन्स का असली एटीट्यूड सामने रखा। फ्रेमोन्स में ऑपरेट करोगे तो स्पॉइल्स का 70% ले सकते हो, बाकी 30% फ्रेमोन्स को मिलेगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपनी एक्टिविटीज़ फ्रेमोन्स के अरेंजमेंट के हिसाब से करनी होगी। ये इसीलिए है ताकि तुम फ्रेमोन्स में कोई गड़बड़ ना करो और हमारे देश की ओवरऑल स्ट्रेटजी पर असर ना हो। जब बोधाका ने अपनी बात रखी, अलग अलग देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपने हेड्स झुका लिए। उनकी आंखों में ब्रिलियंस चमक रही थी। सब प्रोज और कॉन्स के वे कर रहे थे। जैंगी मुस्कान के साथ बोला, मतलब हमें तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे, तो अगर तुम जानबूझकर सबसे डेंजरस मिशंस हमें असाइन कर दो तो? बोधाका ने जैंगी की तरफ देखा और डिससेटिस्फाइड वॉइस में कहा, केओस, ये मत भूलो कि हमने अभी कुछ ही समय पहले तुम्हारी हुआक्शु किंगडम को वुलवान एम्पायर के अटैक से बचाया था। तुम सबसे कम क्वालिफाइड हो ऐसी बात के लिए। उस वक्त हमारे लोग भी तुम्हारे अरेंजमेंट के हिसाब से एक्ट कर रहे थे। जैंगी को पहले से पता था कि बोधाका इस मैटर को ट्रबल क्रिएट करने के लिए यूज करेगा। उसके पास जवाब भी रेडी था। उस वक्त की एक्शन एक लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन थी पूरे हुआक्शु किंगडम की। हमने सपोर्टिंग एलियंस को अकेला एक्ट करने नहीं दिया, बल्कि हुआक्शु किंगडम की एलियंस ने लीड लिया और दूसरे देशों के एलियंस हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे थे। चाहे लॉजिस्टिक्स हो या बाद में रिसोर्सेज का एलोकेशन, हमने किसी पार्टी के साथ गलत नहीं किया। उसने बोधाका की तरफ घूर कर स्नीयर किया। लेकिन तुम्हारी बातों के हिसाब से तुम्हें कोई प्राइस देना ही नहीं है। तुम बस हमें मैकेनिकल आर्मी के साथ फाइट करने का रिस्क लेने दोगे और फिर फ्री में 30% स्पॉइल्स ले लोगे। ऐसी चीजें कैसे पॉसिबल हैं? सब लोग बेवकूफ़ नहीं थे। जो जैंगी ने कहा वही सबके दिमाग में था। इसीलिए सबने बोधाका की तरफ क्वेश्चनिंग लुक्स डाले और अपना एटीट्यूड एक्सप्रेस किया। फ्रेमोन्स का प्लान तो सच होने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत स्मार्ट हो तुम।
दुनिया के टॉप एलियन टीम्स को अपने लिए काम करवा रहे हो और खुद फायदा उठा रहे हो। बोधाका ने गहरी सांस ली। हमने कंट्रीब्यूट कैसे नहीं किया? हम तुम्हें फ्रेमोन्स में प्रॉम्प्टली लॉजिस्टिक्स सप्लाई करेंगे। वॉर सप्लाईज कौन हैंडल करेगा? और बैटलफील्ड क्लीन करना भी बहुत मैन पावर और रिसोर्सेस लेता है। तुम्हारे लिए खुद करना कन्वीनियंट नहीं होगा। जैंगी ने कामली कहा। हमारी टीम को तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं है। बोधाका के दिल में नफरत भर गई। दूसरे इनह्यूमन टीम्स के पास एपिसलॉन लेवल स्पेस स्टोरेज एबिलिटीज नहीं थी, इसीलिए उनके स्पॉइल्स को फ्रेमोन्स के थ्रू ही डील करना पड़ता। लेकिन जैंगी को ये ज़रूरत ही नहीं थी। इस वक्त जितना ज़्यादा बोधाका जैंगी को देख रहा था, उतना ही उसकी नफरत बढ़ रही थी। उसने सलन फेस के साथ कहा, कियोस, चाहे जो भी हो, ये फ्रेमोन्स की टेरिटरी है। अगर तुम्हें मेरे दिए कंडीशंस की ज़रूरत नहीं है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैंगी ने अपने हाथ टेबल पर रखे और टैपिंग शुरू कर दी। उसकी आवाज़ कॉन्फ्रेंस रूम में क्लियरली सुनाई दे रही थी। सब लोग देखना चाहते थे कि ये वर्ल्ड फेमस स्ट्रेंजर अब क्या करेगा। जैंगी ने बोधाका की तरफ देखा और पूछा, तुम कह रहे हो कि तुम हमें स्ट्रैटेजिक मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकते हो, है ना? बोधाका ने इस वक्त अपना आईब्रो फरो किया। उसे महसूस हुआ कुछ गलत है, लेकिन फिर भी जवाब दिया, हाँ सही है। जैंगी ने फिर पूछा, क्या क्वांटिटी पर कोई लिमिट है? बोधाका ने डिसअप्रूविंग स्माइल के साथ कहा, तुम्हारी टीम में सिर्फ कुछ 100 लोग हैं। डेली मटेरियल कंजप्शन 1000 लोगों के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तुम्हें कितना चाहिए होगा? वो जानता था कि जैंगी एक ऐसा एलियन है जिसके पास स्पेस रिलेटेड एबिलिटीज़ हैं। अपनी पिछली लड़ाई में मैकेनिकल आर्मी के साथ जैंगी ने कम से कम 10,000 मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को कैप्चर किया था। इसीलिए वो ये नहीं कह रहा था कि तुम जितना उठा सको उठा ले जाओ। जैंगी ने सर हिला दिया। नहीं, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं सिर्फ उतना ही लूँगा जितना मुझे रोज़मर्रा की कंज्यूमेबल्स के लिए लेना चाहिए, पर वेपन्स की बात आए तो मेरी ज़रूरत बहुत बड़ी है। बोधाका ने भौवे चढ़ा लिया। वेपन्स? उसके समझ में एलियंस ज़्यादातर थर्मल वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो उनका कंजम्पशन ज़्यादा नहीं होता और ज़्यादातर कॉम्बैट असिस्ट के लिए होता है। ऊपर से अगर जैंगी अपना सारा एमुनेशन ख़त्म भी कर दे तो वो कितना यूज़ कर सकता है? लाखों गोलियां भी फ्रेमोन्स जैसे मिलिट्री पावर के लिए कुछ भी नहीं थी। तो तुम्हें कितने वेपन्स और एमुनेशन चाहिए? फ्रेमोन्स इस मामले में तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करेगा। बस लव ऑफ डेथ जैसे स्ट्रैटेजिक वेपन की डिमांड मत करना। बाकी सारे वेपन्स तुम्हारे ज़रूरत के मुताबिक दिए जाएंगे। एक ऐसी मुस्कान के साथ जो सब कुछ देखकर समझ चुकी थी, बोधाका ने जैंगी से कहा, लेकिन वेपन्स बैटलफील्ड पर रीजन के साथ ही कंज्यूम होने चाहिए। जैंगी ने भी हंस दिया। ऑफ कोर्स, उसकी स्पेस में अभी 3 लाख से ज़्यादा गन्स और कैनन स्टोर है। अपने स्किल लॉर्ड ऑफ वॉर को सपोर्ट करने के लिए हर यूज़ में कम से कम हर बार कई 100 मिलियन राउंड्स एम्यूनेशन कंजम्पशन होता है। इसकी ओवर कंजम्पशन की वजह से जैंगी इसे बहुत कम यूज़ करता है, रिवर्स आउट डोमेन के फुल सपोर्ट के साथ भी। वो आमतौर पर इस अटैक को तभी लॉन्च करता है जब कोई स्पेशल एनिमीज मिलते हैं, लेकिन अब जब वो इतने अमीर आदमी से मिला है, इसलिए जैंगी ने कुर्सी पर पीछे टेक लगाई, अपने हाथ बांधे और आराम से बोला, जब तक हमें कॉम्प्रिहेंसिव इंटेलिजेंस और साइंटिफिक वेपन्स, एम्यूनेशन और बाकी सप्लाईज दे सकते हो, तब तक मैं तुम्हारी कंडीशन एक्सेप्ट कर सकता हूँ। आखिर ये किसी और की टेरिटरी थी, तो पहले एग्री करना ही पड़ता था। जैंगी को इस वक्त फ्रेमोन्स के द्वारा दी गई मैकेनिकल सिविलाइजेशन के एक्शंस की इंटेलिजेंस चाहिए थी, वरना हर जगह लगाए कंस्ट्रेंट्स के बीच वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता। आगे क्या करना है वो तो सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड होगा। जैंगी को हाँ करते देख बोधाका ने सुकून की सांस ली। पहले इंसान ने जब लीड ले ली हो तो बाद में दूसरों का मानना आसान हो जाता है। 30% कमीशन एक रीजनेबल रेंज थी। एलियन आर्मीज को थोड़ा दर्द ज़रूर हो रहा था, लेकिन फिर भी ये एक्सेप्टेबल था। लेकिन सबका सोच भी लगभग जैंगी जैसी थी। पहले एग्री करो, बाद में अगर सिचुएशन बदली तो फिर देख लेंगे। मीटिंग के बाद जैंगी अपने रेसिडेंस लौट आया। बोधाका के मुताबिक वो लोग मैकेनिकल सिविलाइजेशन की एक्टिविटीज़ के साइंस के हिसाब से उनके लिए टास्क अरेंज करेंगे। जैंगी को भी पता था कि बोधाका तब शायद उसे टारगेट करेगा, पर किसको फ़र्क पड़ता है।
अपनी जान बचाने में दुनिया में सबसे आगे रहने वाला जैंगी, अगर उसे थोड़ा सा भी लगा कि कुछ गलत हो रहा है तो वो तुरंत भाग जाएगा। बोधाका ने जब अलग अलग देशों की एलियन टीम्स के साथ कंसेंसस हासिल कर लिया तो वो काफ़ी खुश था और तुरंत ही ये गुड न्यूज़ फ्रेमॉन्स के टॉप लीडर्स को बताने गया। फ्रेमॉन्स के एक सीनियर ऑफिशियल आलिएव, जो पीछे सेट किए हुए बालों के साथ सिगार पी रहे थे, एक कमांडिंग टोन में बोले, तो फिर हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? उन्हें तुरंत एक्शन पर भेजो और परेशान करने वाले आयरन रोबोट्स को निपटाओ। फ्रेमॉन्स की लैंड पर मैकेनिकल सिविलाइजेशन की एक्टिविटीज़ कभी रुकी ही नहीं थी। बस दिक्कत ये है कि फ्रेमॉन्स का टेरिटरी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और अभी के कुछ मिलियन लोग ज़्यादातर कम से कम 10 बिखरी हुई बड़ी शहरों में ही कंसंट्रेटेड है। सिर्फ कैरन सिटी में ही 1 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं। फिलहाल मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स की एक्टिविटीज़ इन शहरों को थ्रेटन नहीं कर रही हैं, इसीलिए अलग अलग देशों की म्यूटेंट टीम्स को कंट्रोल में रखने के लिए फ्रेमॉन्स के एग्जीक्यूटिव्स ने फैसला किया कि उन्हें कुछ देर के लिए एक्शन में लगने दिया जाए। अब जब उनके पास फ्री लेबर मौजूद है तो वो ज़रूर चाहेंगे कि वॉर शुरू हो जाए ताकि वो अपना फ़ायदा लूट सके। गंजे सीनियर ऑफिशियल वाल्दमीर आगे झुककर गंभीर टोन में बोले, हमें उनसे कैरन सिटी को पहले वापस लेने के लिए कहना चाहिए। वो फ्रेमॉन्स की कैपिटल है। कैपिटल का गिरना फ्रेमॉन्स के लिए एक शर्म की बात है। लेकिन बोधाका मुस्कुराकर बोला, घबराओ मत। हाँ, हमने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया है, लेकिन हमें अभी भी उन्हें सही जगहों पर असाइन करना होगा और उनसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवानी होगी। अभी तक किसी लार्ज स्केल मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को डिटेक्ट नहीं किया गया है। इससे अच्छा ये होगा कि हम पहले खुद ही इन चीज़ों को हैंडल कर लें, बजाय इसके कि हम उन्हें बिना वजह कुछ करने के लिए मौका दे दें। इस तरह हमें उनके साथ रिसोर्सेज भी शेयर नहीं करने पड़ेंगे। मीटिंग के बाद जैंगी सीधा फ्रेमॉन्स के क्वार्टर मास्टर के पास वॉर सप्लाईज मांगने चला गया। बाकी टीम्स के स्ट्रेंजर्स ने ये देखकर थोड़ा हैरानी दिखाई। आखिर जब एलियंस लड़ते हैं तो हॉट वेपन्स का इस्तेमाल काफ़ी कम होता है। जो एलियंस गन्स और कैनन्स पर डिपेंड करते हैं वो भी आमतौर पर स्पेशल वेपन्स ही यूज़ करते हैं। मास प्रोड्यूस्ड गन्स और बुलेट्स तो सिर्फ नॉर्मल सोल्जर्स के लिए होते हैं। सिर्फ एम्परर इंद्रा ही था जिसने प्रील्यूड ऑफ टाइम के जरिए कभी जैंगी की एबिलिटीज़ की एक झलक देखी थी और जानता था कि उसके पास लॉर्ड ऑफ वॉर वाली फाइटिंग मेथड मौजूद है। पहले एम्परर इंद्रा को शक था कि फ्रेमॉन्स के लोगों ने ही सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म का कोर्स चुरा लिया है, इसीलिए वो बेचैन था देखकर कि जैंगी उनसे कितना बड़ा फ़ायदा उठाता है, और इसी वजह से वो मुस्कुराते हुए पीछे पीछे चला गया शो देखने का प्लान बनाते हुए। न्यूटन और ब्रायन भी उनके पीछे निकल गए। ये देखकर न्यूटन ने अपने गोल्ड रिम्ड चश्मे को एडजस्ट किया और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। चलो शो देखते हैं। ब्रायन ने हैरानी से आंखें फैलाकर हाथ फैलाए और बोला, इसमें देखने लायक क्या है? तुम जानते हो वो वेपन्स तो बस वेयर हाउस में सड़ने के लिए पड़े होंगे और उन्हें मेंटेन करने में भी कितनी मेहनत लगती है। अगर मेरी मर्जी होती तो मैं उन्हें आइस में डुबा देता। हर बार ऐसा नहीं होता। न्यूटन ने ब्रायन की तरफ शांत चेहरे के साथ देखते हुए बोला, तुम वेपन्स को समझते नहीं हो। आजकल दुनिया भर के वेपन्स कब के अपग्रेड हो चुके हैं। इनह्यूमन से लड़ने के लिए पुराने वेपन्स पूरी तरह एलिमिनेट कर दिए गए हैं। चाहे गन्स हो, चैरियट्स हो या एम्यूनेशन, सब कुछ इम्प्रूव किया गया है। तो फ्रेमॉन्स के अर्सेनल के वेपन सब वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट है और उनकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। ब्रायन ने हाथ फैलाते हुए कहा, लेकिन ये सब एक एपिसलॉन क्लास इनह्यूमन के लिए कुछ खास काम नहीं आएगा, है ना? न्यूटन ने सर घुमाकर पास ही खड़े जैंगी की तरफ देखा और हल्की आवाज़ में बोला, मैं नहीं जानता वो क्या करने जा रहा है, लेकिन उसके बारे में जितना मैं जानता हूँ वो कभी बेकार काम नहीं करता। इस बार मुझे लगता है फ्रेमॉन्स को अपनी बेइज्जती का दम चुकाना पड़ेगा। जैंगी की डिमांड सुनकर फ्रेमॉन्स के ऑफिशियल हैरान रह गए, लेकिन बोधाका और अलग अलग देशों के एलियंस के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था उसके मुताबिक उन्हें बिना शर्त वो स्ट्रैटेजिक इक्विपमेंट प्रोवाइड करना ही था। प्लीज़ मेरे साथ चलिए मिस्टर केओस, हम फ्रेमॉन्स में दुनिया का सबसे बड़ा आर्मरी रखते हैं, ऑफिशियल ने गर्व से कहा। हालांकि फ्रेमॉन्स की इकोनॉमी ज़्यादा डेवलप नहीं थी और वो रिवरसाउथ डोमेन से बहुत पीछे थे,
लेकिन उनका मिलिट्री इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा डेवलप था और पूरा देश एक तरह से एक अनबैलेंस डायरेक्शन में डेवलप हो रहा था। वो जैंगी के चेहरे पर आई मुस्कान को समझ ही नहीं पाया। ओके, थैंक यू फॉर योर हेल्प। जैंगी और उसकी टीम स्नोमोबाइल्स पर सवार होकर सीधा फ्रेमोन्स के आर्मरी की तरफ तेज स्पीड से निकल पड़े। अर्सेनाल समरान सिटी के साउथ ईस्ट स्कर्बर्स में था। काफ़ी दूर से ही जैंगी को एक शानदार नज़ारा दिख रहा था। विशाल स्नोफील्ड पर जितनी दूर नज़र जाती, स्नो व्हीकल्स और टैंक सीधी लाइंस में खड़े थे, बिल्कुल एक बड़े स्टील के जंगल की तरह। हालांकि इनमें से ज़्यादातर वेपन सब एलिमिनेट किए जा चुके थे और सिर्फ कुछ ही बैटलफील्ड पर यूज़ किए जा सकते थे। बहुत हैवी स्टील चैरियट्स और टैंक बैटलफील्ड पर मैन्यूवर करने के लिए लायक ही नहीं थे। मैकेनिकल सिविलाइजेशन के मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के मुकाबले में ये सब ऐसे लग रहे थे जैसे बंदर मिट्टी से बनाए हुए पुराने सामान को पकड़कर लड़ने आए हों। इस पुरानी हाथों के वेपन्स वाले जंगल से गुजरते हुए रोड के दोनों तरफ फ्रेमोन्स के कुछ सोल्जर्स खड़े थे, लाइव एम्यूनेशन के साथ और मोटी कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने हुए। क्वार्टर मास्टर ने जैंगी के लिए उनकी अर्सेनाल का दरवाज़ा खोल दिया, जो एक बड़ा सा अंडरग्राउंड वेयर हाउस था। कुछ दूसरे देशों के म्यूटेंट्स लोग भी वहाँ साथ साथ आ गए, सिर्फ ये सोचकर कि कोई मज़ेदार चीज़ देखने को मिल जाए। क्वार्टर मास्टर के चेहरे पर गर्व और शांति का एक अजीब सा मिक्सचर एक्सप्रेशन था। फ्रेमोन्स के अर्सेनाल इंचार्ज के तौर पर वो इस बात पर बहुत प्राउड था कि उनका एम्यूनेशन रिजर्व दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व्स में से एक था। वो जैंगी और बाकी सबको नीचे ले गया। नीचे का स्पेस इतना बड़ा था कि आंखों से उसका आखिर तक का हिसाब नहीं लगाया जा सकता था। बेशुमार एम्यूनेशन घने तरीके से स्टैक थे। एलियन से लड़ने के लिए स्पेशली बनाए गए नए नए टाइप्स के वेपन्स शेल्फ्स पर रखे थे और एम्यूनेशन वाले बॉक्सेस 10 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई तक स्टैक थे। क्वार्टर मास्टर हाथ पीछे बांधे हुए था और उसकी हुक्ड नोज के नीचे एक स्मर्क सी नज़र चमक रही थी। हमारे सुपीरियर्स के ऑर्डर्स के मुताबिक हम फ्रेमोन्स की वॉर के लिए अलग अलग देशों की फ्रेंडली फोर्सेस की ज़रूरत को बिना किसी शर्त के पूरा करेंगे, तो प्लीज़ जितना ले जा सकते हो ले जाओ, हिचकिचाओ मत, जितना चाहे उठा लो। उसने अपना लेफ्ट हैंड बड़ा दिल खोलकर उस इमेंस अर्सेनाल की तरफ बढ़ा दिया। जैंगी के पीछे खड़े डैंग शेंगतोंग अपना चेहरे की मसल्स को कंट्रोल करके जद्दोजहद कर रहा था अपनी हंसी को रोकने के लिए। वो क्वार्टर मास्टर को बहुत अजीब नज़र से देख रहा था और अंदर ही अंदर उस पर तरस खाने लगा। जैंगी ने अपने हाथ बांध लिए और शांत आवाज़ में बोला, मैं दोबारा कंफर्म करना चाहता हूँ, क्या बुधाका फ्रेमोन्स के टॉप मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है? क्वार्टर मास्टर एक सेकंड के लिए हिला, फिर कंफर्म करते हुए सर हिला दिया। मिस्टर बुधाका फ्रेमोन्स की 3% टीम का मेंबर है। उनके दिए गए ऑर्डर्स फ्रेमोन के हाईएस्ट लेवल की विल रिप्रेजेंट करते हैं। उसके दिल के अंदर वो अभी भी इस बात को अंडर एस्टिमेट कर रहा था और सोच रहा था, ये हुआक्शु कंट्री का स्ट्रॉन्ग मैन कैसा है, जिंदगी में कभी कुछ देखा ही नहीं लगता। कुछ आम सी तो है, शायद देखकर ही बेवकूफ़ बन गया होगा, है ना? जैंगी ने सर हिला दिया। तुम्हारी बात सुनकर मुझे सुकून मिला। दूसरे शब्दों में बुधाका ने कहा था कि तुम जितने वेपन्स चाहे उतने ले सकते हो, तो फिर हमें बिल्कुल उसके हिसाब से ही करना चाहिए। क्वार्टर मास्टर ने उल्टी बात की, अरे तुम लोग तो बस थोड़े से ही हो, कितने ले पाओगे? शर्माना मत, बस ले जाओ। डैंग शेंगतोंग हंसी रोक नहीं पा रहा था और अंदर ही अंदर क्वार्टर मास्टर के लिए प्रार्थना करने लगा। इंदिरा के चेहरे पर भी ग्लोटिंग वाला एक्सप्रेशन आ गया। जैंगी ने सर हिला दिया और फिर क्वार्टर मास्टर के बिल्कुल सामने उसने अपना खुद का यूनिवर्स अनफोल्ड कर दिया। 3000 डायमेंशनल डोर्स पूरे वेपन और इक्विपमेंट डिपोट को बिल्कुल पूरी तरह कवर कर लेते हैं। अगले ही पल उस विशाल अर्सेनाल के अंदर सारे वेपन्स एक ज़बरदस्त फोर्स से खींचकर हवा में उछल गए और सीधा एक दूसरी डायमेंशन में उड़कर चले गए। क्वार्टर मास्टर के चेहरे की एक्सप्रेशन घमंड से बदलकर हैरानी में और फिर एकदम से सफ़ेद पड़कर डर के मारे कांपने वाले चेहरे में तब्दील हो गई। नहीं नहीं, अभी रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन जैंगी की स्पीड इतनी तेज थी कि सिर्फ 2 सेकंड्स में उसने पूरा वेयर हाउस खाली कर दिया। खाली वेयर हाउस देखकर एक अजीब सा क्लीन और स्पेशियस फील आ रहा था।
जैंगी ने डायमेंशनल डोर बंद किया और सफेद पड़ गए क्वार्टर मास्टर की तरफ मुस्कुराते हुए सर हिलाकर बोला, शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो। ये कहकर जैंगी पलट गया और जाने की तैयारी करने लगा। ये सब देखकर इंदिरा से हंसा नहीं गया। वो खुलकर हंस रहा था, बिल्कुल भी फ्रेमोन्स लोगों की मजाक उड़ाने को छुपा नहीं रहा था। न्यूटन ने अपने गोल्ड रिम्ड चश्मे को एडजस्ट किया और बोला, देखा, वो जैंगी के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। वो उस वक्त बैटलफील्ड में मौजूद नहीं था और सिर्फ कार्टिलेज जैसे लोगों से उसकी स्पेशल एबिलिटीज के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्म मिली थी। और अब उसने जैंगी के बारे में एक और इम्पोर्टेंट इंटेलिजेंस पीस कलेक्ट कर लिया। ये जो उसका ह्यूज एलियन स्पेस है, उसमें इतनी ज़्यादा सप्लाईज आ सकती हैं कि सोच कर ही डर लगे। इस स्पेस का एक्चुअल साइज भी अभी अननोन है। ग्रिफिन की आंखों में हैरानी चमक उठी। ये सारे वेपन्स कहाँ गए? उसके अल्टरनेट डायमेंशन में, है ना? फिर उसकी एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो गई। मान लो अगर वो एक साथ मल्टीपल डायमेंशनल डोर खोल सकता है, जैसे अपना सर एक डोर में डाले और फिर दूसरी जगह से निकले, तो वो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ कर सकता है। उसके चेहरे पर आई मुस्कान धीरे धीरे टेढ़ी पड़ने लगी। तुम सोच सकते हो अपनी गर्लफ्रेंड से दूर रहकर भी क्या क्या कर सकता है वो। न्यूटन इस बेशरम और परवर्टेड कुत्ते का आदत देखकर फ्रस्ट्रेट हो चुका था और मुश्किल से उसे थप्पड़ मारने की इच्छा को दबा रहा था। जैंगी मुड़कर जाने ही वाला था कि क्वार्टर मास्टर होश में वापस आया। उसका पूरा बदन पसीने में भीग चुका था। वो डर के मारे कांप रहा था। उसे मालूम था कि अगर उसने जैंगी को ऐसे ही जाने दिया तो वो ज़रूर गोली से उड़ा दिया जाएगा। आखिर ये अर्सेनल समरान सिटी के पूरे मिलिट्री रिजर्व्स का 1/3 हिस्सा रखता था। उनकी मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी को क्या अब बिना बुलेट्स के खोखले गन्स को लकड़ी की तरह पकड़कर मैकेनिकल आर्मी से लड़ना पड़ेगा? सर रुक जाइए मिस्टर केओस। वो अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगाकर जैंगी के सामने आ खड़ा हुआ, एक वर्ल्ड क्लास एलियन का सामना करते हुए। उसने हिम्मत जुटाई और उसकी आंखों में सीधा देखा। आप ये सब वेपन्स लेकर नहीं जा सकते। जैंगी ने एक चमकती हुई स्माइल के साथ क्वार्टर मास्टर को एम्बैरस नहीं किया, बल्कि बहुत शांति से हाथ बांध कर बोला, प्रॉब्लम क्या है? क्या बुधाका ने मुझे प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं जितने चाहूँ उतने वेपन्स ले जा सकता हूँ? तुमने भी ये बात एडमिट की है, तो अब रोक क्यों रहे हो? क्वार्टर मास्टर इस वक्त इतना मिजरेबल महसूस कर रहा था कि शब्दों में बयां नहीं हो सकता। अभी थोड़ी देर पहले ही वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट था, अब उसके मुंह पर सीधा थप्पड़ पड़ गया था। पर मैंने उम्मीद नहीं किया था कि आप सारे ले जाओगे। सिर्फ वही नहीं, बुधाका ने भी ये सोचा था कि चाहे जैंगी कितना भी ग्रीडी क्यों ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मिलियन राउंड एम्यूनिशन ही ले जाएगा। किसने सोचा था कि वो पूरा वेयर हाउस ही खाली कर देगा? जैंगी का एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो गया। ये सही नहीं है। हम यहाँ फ्रेमोन्स की मदद करने आए हैं। हमने आपके सब कंडीशंस एक्सेप्ट किए थे और अब आप हमें वेपन्स देने से भी इनकार कर रहे हो। क्या यही है फ्रेमोन्स का एटीट्यूड? क्वार्टर मास्टर तो ऑलरेडी रो रहा था। हाँ, उसे खुद पता नहीं चला कि वो डर के मारे रो पड़ा। ये थोड़ा सा है, इतना तो कई लाख लोगों की पूरी फोर्स को आर्म करने के लिए काफ़ी है। मैं बस एक छोटा सा क्वार्टर मास्टर हूँ। प्लीज़ मुझे मुश्किल में मत डालो, वरना मुझे तो सीधा एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। जैंगी, दांग शंगतोंग, लियांग यू और बाकी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सब लोग अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैंगी ने उसे सच में मुश्किल में नहीं डाला, क्योंकि जिस इंसान से वो असल में निपटना चाहता था वो था बुधाका। अच्छा ठीक है, तो जाओ और अपने इंचार्ज ऑफिसर को रिपोर्ट करो। मुझे नहीं लगता कि फ्रेमोन्स जैसा बड़ा कंट्री अपने रिप्रेजेंटेटिव की बात वापस ले लेगा। क्वार्टर मास्टर को जैसे माफ़ी मिल गई हो, वो तुरंत ही बुधाका को कॉल लगाने लगा। इस वक्त बुधाका बड़े ही गर्व से अगली बैटल प्लान पर सोच रहा था। उसे फ्रेमोन्स का मैक्सिमम फ़ायदा उठाना था और रिस्क कम से कम रखना था। तो कैसे दुनिया भर के एलियन फोर्सेस को सही इस्तेमाल किया जाए, यही उसके लिए की पॉइंट था। इस वक्त फ़ोन बजा। उसने आईब्रोज उठाए, क्योंकि उसे इस टाइम डिस्टर्ब होना बिल्कुल पसंद नहीं था। पर जनरली जब तक कोई बहुत अर्जेंट बात ना हो, नीचे के ऑफिशियल सीधा उसे कांटेक्ट करने की हिम्मत नहीं रखते थे। बुधाका ने फ़ोन उठाया। हेलो, क्या बात है? क्वार्टर मास्टर हकलाते हुए पूरी सिचुएशन बता गया।
बोधाका, जो अभी तक बड़े कॉन्फिडेंट और स्मर्ग एक्सप्रेशन में था, तुरंत ही हरा पड़ गया। गुस्से से वो कांपने लगा। ये केओस तो एकदम ही रोग है, मुझे सीधा उससे बात करनी होगी। बोधाका गुस्से में गरज उठा। क्वार्टर मास्टर ने चैन की सांस ली। अब जब बोधाका डायरेक्टली केओस से बात करेगा तो उसकी जिम्मेदारी तो खत्म हो जाएगी। क्वार्टर मास्टर ने कॉल जैंगी को ट्रांसफर किया और बोधाका का नाराज चेहरा जैंगी के सामने आ गया। लॉर्ड केओस, मैंने सुना है कि आपने हमारा पूरा वेपन्स डिपोट खाली कर दिया। जैंगी ने शोल्डर सुचका दिए। क्यों? आप हमें यहाँ लड़ाई में मदद के लिए बुलाते हो, लेकिन हम थोड़े से वेपन और इक्विपमेंट देने से भी कतरा रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता मिस्टर बोधाका, मुझे यकीन है आप ऐसे इंसान नहीं हो। बोधाका ने गहरी सांस ली और गहरी आवाज में बोला, बिल्कुल, हम जरूरी वेपन्स और इक्विपमेंट बिना किसी शर्त के सप्लाई करेंगे, लेकिन जितने वेपन्स तुमने ले लिए हैं वो रेगुलर कॉम्बैट रेडीनेस के लिए काफ़ी नहीं बचते। ये तो हमारे पहले की बातचीत से बिल्कुल डिफरेंट है। जैंगी मुस्कुराया। किसने कहा? मैं तो ये सारे वेपन्स यूज़ कर सकता हूँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे तो ये भी लगता है कि ये काफ़ी भी नहीं होंगे। तो प्लीज़ अपनी मिलिट्री फैक्ट्रीज को बोलो कि प्रोडक्शन और तेज़ कर दे। बोधाका ने फिर से एक गहरी सांस ली और कहा, केओस, नौटंकी बंद करो। तुम्हारे पास थोड़े से ही 100 लोग हैं। जब तक तुम हुआक्शु की पूरी आर्मी यहाँ नहीं ला रहे, तुम इतने सारे वेपन्स और एम्यूनिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैंगी ने पलकें झपकाई। तो इसका मतलब, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि मैं ये सारे वेपन्स और एम्यूनिशन यूज़ कर सकता हूं तो बात खत्म, है ना? ऑफ कोर्स। बोधाका को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि जैंगी इतना सारा एम्यूनिशन और इतने सारे वेपन्स यूज़ कर पाएगा। वो तो बिल्कुल ही अनरीजनेबल था। कौन सा एलियन टैंक चलाकर या जाइंट मशीन गन उठाकर लड़ता है? चाहे जैंगी वॉर गॉड ही क्यों ना हो, हाथ पैर और शोल्डर से कितने वेपन्स यूज़ कर लेगा। अच्छा, जैंगी की आंखों में गहरा बना गया। तो चलो, मैं तुम्हें अच्छे से दिखाता हूँ। उसने आसपास देखा। वेयरहाउस काफ़ी बड़ा था, लेकिन जो वो अब करने वाला था उसके हिसाब से ये छोटा पड़ने वाला था। जैंगी पलट गया और आर्मरी के बाहर चला गया और क्वार्टर मास्टर उसके पीछे भागते हुए चल पड़ा। एम्परर इंदिरा, न्यूटन और बाकी सब लोग भी बाहर आ गए, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि जैंगी अब क्या करने वाला है। ये जगह सामरान सिटी के आउटस्कर्ट्स में थी और आसमान और ज़मीन दोनों ही बहुत खुले और आज़ाद थे। जैंगी ने बोधाका से बिल्कुल शांत आवाज़ में कहा, बस ध्यान से देखना। ये कहकर उसने अपना दायां हाथ उठाया और अपनी 5 उंगलियां आसमान की तरफ पॉइंट कर दी। आसमान में एकदम से बहुत बड़े बड़े डायमेंशनल गेट्स खुल गए। अगले ही पल उन डायमेंशनल गेट से घाटियों की तरह घने काले गन बैरल्स और कैनन के मुंह बाहर निकले और वो सब नीचे ज़मीन की तरफ ठंडी नज़र से पॉइंट हो गए। आसमान एकदम अंधेरा पड़ गया, जैसे कोई बड़ा सा काला बादल आसपास की सारी चीज़ों को ढक गया हो। लाखों की तादाद में बंदूकें नीचे ज़मीन की तरफ ठंडी और डरावने तरह से पॉइंटेड थी। फ्रेमोन्स के सोल्जर्स ने जब ये नज़ारा देखा तो वो डर के मारे मुंह खोले के खोले रह गए और उनके शरीर बिल्कुल हिले तक नहीं, जैसे डर ने उन्हें पत्थर बना दिया हो। इंदिरा, न्यूटन और बाकी सब लोग भी इस शानदार और हैरानी वाले दृश्य को देखकर होश उड़ा बैठे। उन्होंने गहरी सांस ली और उनकी आंखों में एक गहरी चमक उभर आई। जैंगी ने वीडियो के अंदर स्टंड खड़े बोधाका से कहा, स्पेस बेस्ड एबिलिटी यूज़र का सबसे बड़ा एडवांटेज है उनका लिमिटलेस लॉजिस्टिक सप्लाई। मैं अकेला ही लाखों की पूरी आर्म्ड फोर्सेस बन सकता हूँ। तो अब बताओ, क्या तुम्हें अभी लगता है कि ये वेपन्स ज़्यादा है? इस वक्त बोधाका के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसे ही था जैसे थोड़ी देर पहले क्वार्टर मास्टर का था। कौन सा एलियन ऐसे फाइट करता है? बिल्कुल बेफिजूल खर्ची। अब बोधाका को लग रहा था कि वो पूरी तरह ठग लिया गया है। हाँ, वो बहुत सावधान था और उसे पता था कि जैंगी के पास बहुत बड़ा स्टोरेज स्पेस है, लेकिन ये उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जैंगी इस तरह की फाइटिंग स्टाइल का यूज़ करता होगा। अब जो भरोसा भरा वादा उसने किया था कि वो बैटलफील्ड पर सारी ज़रूरी सप्लाईज बिना शर्तों के देगा, वो अब उसके लिए एक बड़ा सा गड्ढा बन गया था, जिसमें गिरकर अब वो बिल्कुल बोल नहीं पा रहा था। आखिर तुम किसी से हेल्प मांगकर फिर उसे वेपन्स देने से मना कैसे कर सकते हो? तुम
तुम लोग नॉर्मली कभी ऐसे नहीं लड़ते ना, वरना इस तरह की कंजम्पशन कौन झेल। बोधाका हिचकिचाते हुए बोला। उसका चेहरा टेढ़ा हो रहा था और वो जैंगी की तरफ उंगली पॉइंट कर रहा था। बकवास, जैंगी ने सीधे ही जवाब दिया। कौन रोज रोज 10,000 मैकेनिकल लाइफ फॉर्म से एक साथ लड़ता रहता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी सुपर पावर्स उन पर ज़्यादा असर नहीं करते, लेकिन थर्मल वेपन्स काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। तो ऑफ कोर्स मैं ज़्यादा से ज़्यादा गन प्रिपेयर करूँगा। बोधाका फिर भी हार नहीं मानता, लेकिन हमारी पूरी अर्सनाल को खाली करने की तो ज़रूरत नहीं थी। जैंगी मुस्कुराया। फ्यूचर में क्या होने वाला है कौन प्रिडिक्ट कर सकता है। चिंता मत करो, अगर मैं सब यूज़ ना कर पाया तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। बोधाका एक पल के लिए भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाया। इन वेपन्स को बनाए हुए सिर्फ 2 साल ही हुए थे। ये 3 सालों पुराने मॉडल्स नहीं थे। ये नए मॉडल्स ज़्यादा पावरफुल थे और उनका प्रोडक्शन कॉस्ट भी हाई था। उसे पूरा यकीन था जैंगी इन्हें कभी वापस नहीं करेगा। उसका दिल खून रो रहा था, लेकिन जैंगी के अगले ही सेंटेंस ने तो ऑलमोस्ट उसे टेबल उलटने पर मजबूर कर दिया। मैं जब ये सब खत्म कर लूँगा तो और लेने आ जाऊँगा। तो तुम अपनी मिलिट्री फैक्ट्रीज को कह दो कि प्रोडक्शन फास्ट करे। बोधाका ने सीधे कम्युनिकेशन कट कर दिया। अब वो बिल्कुल जैंगी से बात करना नहीं चाहता था। उसने जोर से टेबल पर मुक्का मारा और पूरा गुस्से से कांप गया। बहुत चालाक हो तुम केओस। बोधाका को ऐसे गुस्से में देखकर आलियेव और वाल्दमीर ने एक दूसरे की तरफ देखा और क्यूरियस होकर पूछा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अभी तो हम सब साथ में सेलिब्रेट कर रहे थे। बोधाका ने दोनों को बताया कि अभी अभी क्या हुआ है। उनकी अपनी हाई लेवल आइडेंटिटीज के बावजूद दोनों के चेहरे पर थोड़ा दर्द सा उभर आया, जैसे उन्हें अभी चुभन हो रही हो। वाल्दमीर ने एक सिगार लिट की, गहरी सोच में 2 पल रहा, फिर बोला, दे दो उसे सबसे डेंजरस एरिया में भेजो और हमारे लिए लड़ने दो। फ्रेमोन से मिलने वाले एक भी वेपन को वेस्ट मत होने दो। आलियेव ने पूछा, कैरन में जो ह्यूमनॉइड डीमंस पहले दिखाई दिए थे, क्या वो फिर से नजर आए? बोधाका ने भावें सिकड़ी। ये टाइटल सुनते ही उस रात की खौफनाक यादों ने उसका मन को झटका दिया। नहीं, अभी के लिए सिर्फ मैकेनिकल लीजेंसी फ्रेमोन्स में एक्टिव है। उनकी मेन एक्टिविटी फार ईस्ट, कैंपलर फेडरेशन और नॉर्थ वेस्ट फेडरेशन में हो रही है। आलियेव ने अपना सिगार साइड रखा, एक हाथ से अपनी थोड़ी पकड़ी और गंभीर आवाज में बोला, पैंथियन के कोर मेंबर्स अब ज़्यादातर सामरान सिटी में ही रहेंगे। अगर किसी अननोन एरिया में मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स का ट्रेस मिले तो दूसरे देशों के इनह्यूमंस को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजो। इस तरह अगर वो डरावने डीमंस फिर से अपेयर होते हैं तो सबसे बड़ा रिस्क उन पर आएगा। जब वो क्राइसिस, तब हमारे लोग वहां से निकल जाएंगे। मैकेनिकल सिविलाइजेशन की एक्टिविटीज़ के पीछे ज़रूर कोई बड़ी राज छुपी है। अगर फ्रेमोन्स वो राज हासिल कर ले। उसके होठों के कोने उठ गए। उसकी आइस ब्लू आंखों में एक बहुत ही चालाक भरी चमक थी। तो फ्रेमोन्स दोबारा अपनी ग्लोरियस एरा में वापस जा सकता है और शायद इस प्लैनेट की सबसे पावरफुल सिविलाइजेशन बन सकता है। वाल्दमीर ने सर हिलाकर पूरी तरह से समर्थन दिया। जब तक हम काफ़ी पावर हासिल कर लेते हैं, पहले जो पॉपुलेशन, टेरिटरी और रिसोर्सेज के लॉस हुए हैं, वो सब बिल्कुल मायने नहीं रखेंगे। चैंगी एक पूरे अर्सनाल भर के वेपन्स और इक्विपमेंट्स लेकर अपने रेसिडेंस वापस आया। बोधाका के उस वक्त के अगली एक्सप्रेशन को याद करके सब लोग जोर जोर से हंस पड़े। ये आदमी भी ना हम मदद करने आए और ये हमेशा हम पर ही चाल चलने की सोचता रहता है। अब जब हमने उसे अच्छे से पट्टी पढ़ा दी है तो वो गुस्से से ज़रूर पागल हो रहा होगा। फैटिशू के चेहरे पर मुस्कान कभी गई ही नहीं। जोकीर ने नरम आवाज़ में जैंगी से कहा, पर फिर भी ये फ्रेमोन्स की टेरिटरी है और हमें उनकी इंटेलिजेंस चाहिए मैकेनिकल सिविलाइजेशन की मूवमेंट ट्रैक करने के लिए। अगर बात ज़्यादा बढ़ गई तो कहीं वो हमें ही टारगेट ना कर ले। जैंगी ने बेपरवाही से कहा, अगर मैं ये सब ना भी करता तो फिर भी वो हमें ही टारगेट करते। बस फ़र्क ये है कि पहले वो सब कंट्रीज़ के एलियंस को इक्वली ट्रीट करते और सबसे डेंजरस टास्क हम सब पावरफुल कंट्रीज़ के टीम्स को देते। पर अब वो सबसे डेंजरस टास्क हमारे सर पर डंप करेंगे।
जैंगी ने हाथ फेर कर कहा, तो क्या हुआ? हम उनके साथ एक कोऑपरेटिव रिलेशन में हैं, पर अगर मुश्किल हुई तो हम कभी भी निकल सकते हैं। लेकिन अगर बात बिगड़ गई तो फ्रेमोन्स का ही गेम ओवर है। जैंगी ने ठंडी हंसी हंसी। ये लोग सोचते हैं कि क्योंकि ये उनका देश है वो इंटेलिजेंस को महंगा बेच सकते हैं, पर ये तो खुद को ही आग में झोंकने जैसा है। वो लोग पागल हो गए हैं। अपने लोगों की सर्वाइवल की सोचने के बजाय वो सिर्फ अपने पर्सनल गेन्स कैसे मैक्सिमाइज करें, बस इसी में लगे हुए हैं। डैंग शेंगतोंग ने कंधे उचकाए। सीधा था रूटीन ऑपरेशन है, कोई बड़ी बात नहीं। पर मैकेनिकल लीजन से हमें बहुत कुछ मिल सकता है। अगर हम उनसे अलग हो गए तो वो हमारे लिए लॉस होगा, अंकल यू ने थोड़ा एक्सप्रेशन के साथ कहा। पर क्या करें, ये उनकी टेरिटरी ही तो है। फैटी शू ने मजबूरी से हाथ फैला दिए। जैंगी ने अपने हाथों के पीछे तरफ को हल्का सा रब किया और शांत आवाज में बोला, फिक्र मत करो, हमें बस इंतजार करना है और देखना है आगे क्या होता है। उनके पीछे पीछे चल रही जासूस लिंग सोफा पर बैठी थी, पैर बिल्कुल फैलाकर, मुंह में एक हाई कैलोरी एनर्जी बार दबाए हुए और हाथों में गेमिंग कंसोल जितने साइज का एक डिवाइस जिसे वो बहुत ध्यान से ऑपरेट कर रही थी। फैटी शू की आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत उसके पास जाकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या गेम खेल रही हो? लिंग ने ऊपर देखा और उसे गुस्से भरी नजर दी। गेम? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास इतना फ्री टाइम होता है? तब फैटी शू को क्लियरली दिख गया कि जिस डिवाइस को वो ऑपरेट कर रही थी उसमें कॉम्प्लिकेटेड लाइंस, कर्सर और कुछ मैप जैसे मार्कर्स बने हुए थे, जैसे वो किसी लोकेशन को मार्क कर रही हो। लिंग ने अपना डिवाइस उठाकर जैंगी को दिखाया। बॉस, मेरे पास एक बहुत महंगा इन्फो पीस है, खरीदना चाहोगे? जैंगी ने क्यूरियोसिटी से उस जासूस लड़की की तरफ देखा। अच्छा, कौन सा इन्फॉर्मेशन? लिंग ने आंखें घुमाकर कहा, और क्या, ऑफकोर्स उस आयरन के ढेरों के बारे में। जैंगी की आंखों में चमक आ गई। वो इस लड़की को लेकर वैसे ही क्यूरियस था। फ्रेमोन्स पहुंचने के पहले दिन ही की लीड फॉलो करते हुए जैंगी मैकेनिकल आर्मी से टकरा गया था। लेकिन बात यह थी कि फ्रेमोन्स जैसे सुपर मिलिट्री पावर भी मैकेनिकल आर्मी की एक्टिविटी एग्जैक्ट तरीके से नहीं कर सकती। वो सिर्फ तभी ट्रैक कर पाते हैं जब मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स ग्राउंड सरफेस पर एक्टिव होते हैं। और ये लिंग, क्या सच में उसके पास फ्रेमोन्स से भी ज़्यादा एडवांस कोई तकनीक थी? अभी तक जैंगी को पता ही नहीं कि उस लड़की की एक्चुअल एबिलिटीज़ क्या है। हो सकता है उनकी स्पेशल एबिलिटीज़ की वजह से वो फ्रेमोन्स में इतनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फो चोरी छुपा कर कलेक्ट कर पाती हो। खरीद लूँगा, तुम प्राइस बताओ, जैंगी ने बिना सोच के जवाब दिया। लिंग ने अपना एनर्जी बार का टुकड़ा तोड़कर कहा, वो एनर्जी बॉडी जार्स जो तुमने पहले मुझे दिए थे, मुझे उनके 10 चाहिए। ये वो स्पेशल कंटेनर्स थे जिनमें मेटा मैटर स्टोर होता था। एक एक जार में इतना शुद्ध मेटा मैटर होता था कि उसके बराबर का एनर्जी आउटपुट 10,000 टन गैसोलीन से आता। लिंग की डिमांड बहुत महंगी थी, पर जैंगी ने एक सेकंड के लिए भी हेजिटेट नहीं किया। सीधे अपनी एलियन स्पेस से 10 जार्स निकाले और उसकी तरफ फेंक दिए। लिंग खुशी से मुस्कुरा उठी। आमतौर पर जब वो बिजनेस करती थी तो सामने वाला हमेशा बार्गिन करता था, थोड़ा कम ज्यादा। लेकिन जैंगी की जनरोसिटी डैंग शेंगतोंग जैसे रिच यंग मास्टर से भी ज्यादा थी। कुछ हाई रैंकिंग फ्रेमोन्स ऑफिसर्स भी इतने ओपन हैंडेड नहीं होते जितना ये आदमी है। लिंग ने अपने डिवाइस पर एक डेटा चार्ट खोला और जैंगी को भेजा। जैंगी ने चार्ट ओपन किया। उस पर वो सारे एरियाज मार्क थे जहां फ्रेमोन्स को मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स डिटेक्ट हुए थे। अलग अलग कलर्स का यूज़ करके मैकेनिकल यूनिट्स की नंबर्स भी क्लियरली बताए गए थे। इवन डिटेल कोऑर्डिनेट्स तक दिए हुए थे। जैंगी ने ये चार्ट देखा, फिर लिंग की तरफ ऊपर देखा। तो तुम फ्रेमोन्स के अंदर? लिंग ने नैरोड आइज के साथ एक कनिंग स्माइल दी। जहां लोग होते हैं वहां बिजनेस होता ही है, और जितनी बड़ी वॉर होती है उतना ही महंगा होता है इन्फॉर्मेशन का दाम। वाह, तुम तो असली में प्रोफेशनल स्पाई हो, जैंगी ने तारीफ की। अंकल यू ने अपनी थोड़ी को छूकर खुश होती आवाज में कहा, तो क्या इस सब का मतलब ये हुआ कि हमें अब फ्रेमोन्स की इंटेलिजेंस की जरूरत ही नहीं, हम खुद ही ऑपरेट कर सकते हैं? जैंगी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं। इस लाइन ने सबको हिला दिया। सबके चेहरे पर शौक सा आ गया। वो लोग यहाँ किस लिए आए थे? क्या उनका असली मकसद
मैकेनिकल सिविलाइजेशन से एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल करना नहीं था? अब जब सारी इन्फॉर्मेशन उनके सामने रख दी गई थी तो फिर जैंगी एक्शन क्यों नहीं ले रहा था? लिंग ने भी जैंगी को एक शरारती, थोड़ी सी टीजिंग भरी नज़र से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा जगमगाता हुआ नूर था। उसने खुद से ही मैप पर कुछ जगह मार्क कर दी, सारी की सारी वो लोकेशन जहां बड़े बड़े मैकेनिकल लीजेंड्स एक्टिव थे। पर सबको हैरानी तब हुई जब जैंगी ने फिर भी कोई कदम नहीं उठाया। यांग शिनशिन ने कहा, ब्रदर का डिसीजन बिल्कुल सही है। सबसे पहले, चाहे हमें कितनी भी क्लियर इंटेलिजेंस मिल जाए, फ्रेमॉन्स के टेरिटरी में कोई भी एक्शन लेंगे तो वो उनकी नज़रों से छुप ही नहीं सकता। उनकी ज़मीन पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना ना सिर्फ फ्यूचर ऑपरेशंस को मुश्किल बना देगा, बल्कि दूसरे मुल्कों के इनह्यूमन टीम्स भी हमसे नाराज़ हो जाएंगे। उसने धीरे से 2 उंगलियां उठाई। दूसरा, अपने दम पर एक्शन लेना कॉस्ट इफेक्टिव ही नहीं है। सब ने उसे थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर देखा। यांग शिनशिन ने एक्सप्लेन किया, दुनिया भर के सारे इनह्यूमन टीम्स में सिर्फ हम ही ऐसे हैं जिन्होंने एक सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म और 10,000 से ज़्यादा मास प्रोड्यूस्ड यूनिट्स कैप्चर किए हैं। ये हमारे रिसर्च के लिए काफ़ी है और हमारे पास कंबस्टिबल एबिलिटी भी है। फ्यूचर में हम इन मशीन्स को खुद ही रेप्लिकेट कर सकते हैं। ऊपर से हमने उनका एनर्जी कोर क्रैक करने का तरीका भी ढूंढ लिया है। तो अगर अब हम वॉर में उतरते हैं तो मास प्रोड्यूस्ड मशीन्स का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, बस सुपर लार्ज यूनिट्स ही कीमती होंगे। सबसे ज़रूरी बात यह है कि एलेक्सी के हिसाब से मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के बीच में और भी खतरनाक ह्यूमनॉइड क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते हैं। वही असली मुश्किल है। मेरी राय ये है कि हमें एनर्जी बचानी चाहिए और जल्दबाजी में अटैक नहीं करना चाहिए। वो थोड़ी देर सोचती रही, फिर जैंगी की तरफ देखकर आराम से बोली, और मेरे हिसाब से फ्रेमॉन्स हमें इतनी जल्दी जाने भी नहीं देंगे। उनका असली प्लान है कि दूसरे देशों के इनह्यूमंस की पावर यूज़ करे ताकि अपने मैन पावर को बचा सके। तो हम भी उनकी तरह दूसरे इनह्यूमन टीम्स को पहले रास्ते साफ करने दे सकते हैं। जैंगी ने अपनी थाई पर हाथ मारा। बिल्कुल सही बोला शिनशिन, मैंने भी यही सोचा था। फैटी शू हंसकर पीछे आया और जैंगी के बाजू को पोक किया। बॉस, आप इतने स्मार्ट हो, बताओ आपने ये कब सोचा? जैंगी ने बिल्कुल सीधे चेहरे के साथ कहा। शिनशिन ने अभी बोला और मुझे तुरंत समझ आ गया। सब लोग जोर से हंस पड़े। जैंगी को जरा भी एम्बैरेसमेंट नहीं हुआ। खैर, मैं वही बात फिर बोलता हूँ, सेफ्टी फर्स्ट। जब तक हमें मैकेनिकल सिविलाइजेशन का असली डेंजर समझ नहीं आता, लालच में आकर रिस्क मत लेना। सबने सर हिलाकर हाँ की और वापस जाकर तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि जंग कभी भी फूट सकती थी। लिंग आराम से चलती हुई जैंगी के पास आई, एक गहरी सांस ली और उसके कंधे पर हाथ रखा। बॉस, तुम वाकई बहुत ही स्टीडी हो। ऐसा करोगे तो अच्छे मौके बिना कारण दूसरों को मिल जाएंगे। जैंगी ने बेपरवाह सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मुझे गलती करने से बेहतर लगता है कुछ भी ना करना। लिंग थोड़ी देर चुप रही, फिर सर हिलाकर उदासी से वहां से चली गई। उसने अपना हाथ ग्रे कॉम्बैट यूनिफॉर्म की पॉकेट्स में डाले। यूनिफॉर्म उसकी छोटी सी बॉडी को पूरी तरह लूज तरीके से लपेट रहा था, पर उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही इमोशन था, अफसोस। कितना अजीब इंसान है ये। जब तुम इतने स्ट्रांग हो तो इतने ज्यादा स्टीडी क्यों हो? अगले कुछ दिनों तक जैंगी और उसकी टीम फ्रेमॉन्स की तरफ से एक भी कॉम्बैट मिशन का नोटिफिकेशन नहीं हासिल करती है। बाकी देशों के एलियन टीम्स अपने अपने मिशन गोल्स पूरे करती गई और धीरे धीरे सामरान सिटी से निकलती गई। जैंगी को बिल्कुल पता था कि ये सब बोधाका ने जानबूझकर किया है, बदला लेने के लिए, पर उसने इस बात को जरा भी अहमियत नहीं दी, क्योंकि इस पूरा वक्त वो यांग शिनशिन और लू कैरन के साथ मिलकर मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के राज का स्टडी कर रहा था। लिंग भी उनके साथ ही रहती थी, पर जब भी जैंगी की टीम का कोई मीटिंग होता तो वो हमेशा दैंग शेंगतोंग से कहता कि लिंग को तुरंत वहां से भेज दिया जाए, चाहे वो दैंग शेंगतोंग की भेजी हुई स्पाई ही क्यों ना हो। लेकिन फ्रेमॉन्स में इतने सालों तक रहने के बाद ये भी संभव था कि वो डबल एजेंट बन चुकी हो। ये माना नहीं जा सकता कि वो जैंगी की इन्फॉर्मेशन दूसरे देशों को बेच रही हो। इस तरह वक्त तेजी से बीत गया और एक हफ्ता बिना किसी हादसे के निकल गया। फ्रेमॉन्स में जो टीम्स आई थी वो दुनिया भर के सबसे टॉप म्यूटेंट्स टीम थी। मैकेनिकल लीजेंड्स का सामना करते वक्त उनका डिफेंसिव फोर्स फील्ड
और उनका बेझिझक डर रहित अटैक पैटर्न कई बार परेशानी पैदा करता रहा। पर अपनी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ और एडवांस सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी को पाने की लालच के बल पर इंसान लगातार एक के बाद एक जीत हासिल करते गए। फ्रेमोन्स की इंजीनियरिंग ट्रूप्स बैटलफील्ड क्लीन करने जाते और हमेशा की तरह बिना एक भी सोल्जर गवाए 30% स्पॉइल्स आराम से कलेक्ट कर लेते। ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने इस प्रोसेस में भारी मुनाफा बनाया, जिसने बोधाका और बाकी लोगों को बेहद खुश कर दिया।